Hello everyone, welcome to once again our YouTube channel Yogesh Tutors. My dear friends, today I will explain commercial farming, mixed farming, many types of farming. So let's start our chapter agriculture, and today I will explain some crops like rice, wheat, maize, gram and sugarcane, tea, rubber, coffee, cocoa, and many types of crops. I think, my dear friends, I have taught in previous days food crop, cash crop, many types of crop. So let's start our topic, our chapter. Agriculture. कृषि, ठीक है। मीन्स आप समझते हैं एग्रीकल्चर मीन्स होता है कृषि, और कृषि हमारे लिए यानी खेती हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कृषि से क्या होता है बेटा, हम लोग क्या करते हैं, फूड कल्टीवेट करते हैं, यानी फूड प्रोड्यूस करते हैं। अब जो फूड होता है वो किसके लिए होता है, ईट के लिए, है ना, ईटिंग के लिए होता है। इसको हम भाई जितनी हमारी नीड है उतना हम अमाउंट रख लेंगे, उतना हम मात्रा रख लेंगे, उसका है ना क्वांटिटी में रख लेंगे। अमाउंट में तो मुद्रा होती है, देखा जाए तो हम ईट की बात मैंने की, यानी जो हमने फूड बनाया, जो हमने खेती की, जिसमें जो ग्रेन होगा, चाहे वो वीट हो, राइस हो, मेज हो, या मेरी टाइप्स ऑफ जो क्रॉप्स होती हैं, उसको हमने रख लिया। कुछ हमारे यूज की होती है, जैसे जिनको हम फूड के लिए यूज करते हैं, भोजन के रूप में यूज करते हैं, और कुछ का उपयोग हम लोग सिर्फ कमर्शियल के रूप में करते हैं, यानी पैसा कमाने के लिए करते हैं। लेकिन जैसे फूड में वीट हो गया, राइस हो गया, है ना, ये सब हम लोग भोजन के रूप में करते हैं, क्योंकि हमारी जो मुख्य आहार फसलें हैं वो है वीट एंड राइस एंड पल्सेस, यानी दाल, चावल और रोटी, यानी जो आटा गेहूँ आता है उससे हम आटा बनाते हैं, फ्लोर बनाते हैं, उसका हम चपाती, रोटियाँ, ब्रेड, इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। तो जो फूड हुआ इसका उपयोग हम ईट में करते हैं, ठीक है। अगर हमने जितनी हमारी जरूरत, जितनी हमें क्वांटिटी की जरूरत है उतना हम क्वांटिटी रख लेते हैं, बाकी क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। सेल करेंगे तो क्या मिलता है, मनी मिलता है। समझ आ रही है? अब मनी से हम क्या करते हैं, हमारी जो नीड होती है ना, उनको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। समझ आ रही? ये कुछ चीजें हो गई, आप देख लेते हैं, है ना। इसलिए हमने अब जो प्रोड्यूस हुआ, फूड हुआ, यानी जो अनाज हुआ उसको हमने सेल किया, मनी मिली। मनी से हम क्या करते हैं, नीड हमारी जो होती है ना, अगर हमें स्कूल की फीस सबमिट कर दी हुई, हेल्थ के इशू हुआ है, हमारी व्हीकल, घर, मोटर, बाइक, यानी जो भी जरूरत पड़ती है उसको हम अपनी नीड को, हमारी आवश्यकता जो होती है उसको हम फुलफिल करते हैं, उसको हम कंप्लीट करते हैं। ये तो एग्रीकल्चर आप जान रहे हैं कि हम इस टॉपिक को बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज हम क्या जानेंगे इस बारे में। आज हम जानते हैं कि जो खेती है, खेती के प्रकार, है ना, खेती के प्रकार। अब मैंने आपको इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि खेती जो है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। देखिए, एक इंडिविजुअल होती है, मैं एक सरल भाषा में बता रहा हूँ, एक इंडिविजुअल होती है, एक होती है कमर्शियल। बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ बेटा, बहुत ही सरल इजी लैंग्वेज में, कि देखिए खेती दो प्रकार की होती है, एक होती है सब्सटेंस फार्मिंग और दूसरी होती है कमर्शियल फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, जो हमारी नीड है, जो हमारी आवश्यकताओं को फुलफिल करती है। ऐसा नहीं कमर्शियल फार्मिंग क्या हमारी आवश्यकता को पूरी नहीं करती, वो भी करती है, लेकिन उसका उपयोग हम सिर्फ मुद्रा कमाने के लिए करते हैं। सब्सटेंस फार्मिंग एंड सेकेंड कमर्शियल। सब्सटेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग, समझ आ रही है? अब ये जो फार्मिंग होती है, सब्सटेंस फार्मिंग, जो फर्स्ट फार्मिंग है, जिसमें बहुत सारे खेती किसान, जो कृषक व्यक्ति भाई होते हैं, जो कृषक लोग होते हैं, जो फार्मर होते हैं, कि बहुत सारी फैमिली मिल करके अपनी अपनी नीड, है ना, कोई वीट उगा रहा है, कोई राइस उगा रहा है। अभी आपने देखा होगा, अभी जैसे खरीफ की फसल की कटाई चल रही है या मोस्टली फिनिश होने वाली है, और रबी की क्रॉप यानी जो वीट, गन्ना,
ग्राम, पल्सेस, इन सब की यानी मटर, है ना, लहसुन, गार्लिक, इन सब की जो फसल आ रही है, देखेंगे कि कोई गार्लिक उगा रहा है, कोई जो है वेजिटेबल्स लगा रहा है, कोई गन्ना उगा रहा है, शुगर केन, यानी बहुत सारे लोग अलग अलग डिफरेंट तरीके की फसल उगा रहे हैं, ठीक है, एक ही समय में। और जो कमर्शियल फार्मिंग होती है, कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है कि एक ही लॉट में, यानी देखा जाए जिधर भी आप नजर दौड़ाएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में अगर आप अपनी नजर दौड़ाते हैं तो जहां तक आपकी नजर जाएगी एक ही फसल आपको नजर आएगी। अगर गन्ना है, यानी अगर शुगर केन है तो शुगर केन, वीट है तो वीट, राइस है तो राइस, ग्राम है तो ग्राम, यानी मेज है तो मेज, यानी मक्का। देखा जाए तो ये जो फार्मिंग होती है ये एक कॉमर्शियल फार्मिंग होती है। इसमें से उनका मेन मोटिव होता है कि बहुत सारे किसानों को एकत्र करके, बहुत सारे किसानों को एक साथ ले करके ऐसी खेती करना जिससे मुद्रा कमाया जाए, कॉमर्शियल, है ना, वाणिज्यिक तरीके से। अब जब व्यक्ति सब्सटेंस फार्मिंग करेगा, जैसे मैं हो गया, आप हो गए, कोई और हो गया, आपके रिलेटिव हो गए, उनकी अपनी नीड है, उनकी अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है सबकी अपनी अपनी आवश्यकता है, किसी को वीट चाहिए, किसी को राइस चाहिए, किसी को पल्सेस चाहिए, है ना। और देखा जाए तो हमारे इंडिया में हर व्यक्ति, एक कैलोरी हमारे यहाँ मापी जाती है कि अगर गांव में रह रहा है कम से कम 24 किलो कैलोरी भोजन चाहिए उसको, और अगर शहर में रह रहा है तो 21 किलो कैलोरी, 21 किलो, है ना, 21 क्या 100, 2100 और 2400, है ना, यानी 2400 किलो कैलोरी और 2100 यानी 2100 किलो कैलोरी। ये जो है एक मानक बनाया गया, इतना भोजन आपको एक दिन में मिलना चाहिए, यानी इतनी ऊर्जा का भोजन। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि 2400 किलो कैलोरी गांव के लोगों को क्यों? क्योंकि देखिए 2400 किलो कैलोरी इसलिए क्योंकि वो खेतों में काम करते हैं, बाहर वर्क करते हैं, इसलिए उनको एनर्जी की ज़्यादा जरूरत होती है। शहरों में लाइफ स्टाइल थोड़ा सा विलासितापूर्ण है, तो उनको उतना ज़्यादा वर्क नहीं होता, फिजिकल वर्क कम होता, इसलिए उनको भोजन के लिए जो कैलोरीज रखी गई है वो थोड़ा सा कम रखी गई है। बहरहाल तो हम बात करते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग की। ये है आपकी कॉमर्शियल फार्मिंग। अब कॉमर्शियल फार्मिंग में जैसे आपका आता है शुगर केन, रबर, है ना, जूट, उसके बाद आपका आता है कोकोनट, टी, कॉफी, कोको, है ना, ये सब आपके क्या है कमर्शियल फार्मिंग में। सबसे बड़ी बात क्या होता है इसमें, जो कमर्शियल फार्मिंग की जो क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स ग्रोन इन फील्ड, ये जो कमर्शियल फार्मिंग होती है बेटा, इसमें क्या होता है कि इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड, है ना, रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट। यानी जो कमर्शियल फार्मिंग होती है इसमें क्रॉप्स तो उगाई जाती हैं, साथ ही साथ एनिमल्स को मार्केट में बेचने के लिए भी रखा जाता है। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज, है ना। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ की जो कल्टिवेटेड जो अमाउंट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है, बहुत लार्ज एरिया होता है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स। यहाँ पर ज़्यादातर वर्क जो होते हैं मशीन द्वारा किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन मिक्सिंग, है ना, ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको कुछ फार्मूले मैंने आपको बताए, शुगर केन, रबर, जूट, कोकोनट, कॉफी, कोको, ये क्या है, ये कमर्शियल फार्मिंग के हैं। अब मैं भी आपको बताऊं इसमें जैसे क्या है, शुगर केन ये क्या है आपका नॉर्मल फार्मिंग, रबर, कोको, कॉफी, जैसे टी और कॉफी क्या है, जो प्लांटेशन के होते हैं, पौधे लगाए जाते हैं इसमें, है ना। कोकोनट का भी पौधा लगाया जाता है, प्लांट लगाया जाता है, तो क्या है प्लांटेशन है, वृक्षारोपण किया जाता है, इनके पौधे लगाए जाते हैं, है ना। मिक्स फार्मिंग जैसे एक ही साथ विभिन्न प्रकार की फसलें दोनों साथ में उगा लेना, मिक्स फार्मिंग, तो इस प्रकार की फार्मिंग होती है। अब जैसे जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। जो कमर्शियल फार्मिंग होती है मेन इसका पर्पस होता है कमर्शियल, यानी वाणिज्यिक व्यापार करने के लिए। वीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। मैं आपको शुरुआत में बता दिया, मक्का, इन सब का उपयोग, जैसे आपको फॉरेन कंट्री में अमेरिका में देखिए वहाँ पे मक्का ज़्यादा उगाया जाता है, वीट ज़्यादा उगाया जाता है, क्यों, पशुओं को खिलाने के लिए, एनिमल्स को खिलाने के लिए। मेजर एरिया वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रोड्यूस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, है ना, प्रेरीज, है ना, फार्मिंग प्रेरीज आर टेम्परेट
ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में ज़्यादातर फार्मिंग इसी तरह की जाती है। दीज एरिया स्पार्सली पॉपुलेटेड विद लार्ज फार्मिंग स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर। देखिए, इसका मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिया में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लैंड एरिया कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। अमेरिका में लैंड एरिया ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है। बात समझ आ रही है? हमारे पास पूरी जनसंख्या का 16.7% हमारे यहाँ रह रहे हैं, और हमारे पास एरिया कितना है 2.4। पूरे विश्व का 2.4 एरिया है, लेकिन विश्व की पॉपुलेशन का अगर हम परसेंटेज निकालें तो 16.7% हमारे यहाँ लोग रहते हैं। और अमेरिका में क्या है, लैंड का इलाका अगर देखा जाए तो लैंड वहाँ पे कितनी है, लैंड तीसरे नंबर पे आता है। रसिया, कनाडा के बाद जो है आपका चीन, अमेरिका आ जाता है, तीसरे चौथे नंबर पे आ जाता है। और हमारा जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को देखा जाए तो पॉपुलेशन को 10वें 12वें नंबर पे जाता है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो नीड ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन कम है तो नीड कम होगी। बात समझ आ रही है? यही इसीलिए कमर्शियल फार्मिंग फॉरेन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्री में, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री में, एशिया में, यानी जो सेंट्रल एशिया है या ईस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया है, इसमें, लेकिन साउथ एशिया में पॉसिबल नहीं है। तो साउथ एशिया में क्या है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है। जैसे आप ले लीजिए श्रीलंका ले लो, आप भारत ले लो, और क्या नाम है बांग्लादेश ले लो, है ना, मालदीव हो गया। इन सब जगहों में पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पर। दूसरी बात क्या है कि मिल्क फार्मिंग की बात मैं कर लेता हूँ बेटा। मिल्क फार्मिंग में क्या होता है कि द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फूडर क्रॉप्स। बात समझ रही है? फूड एंड फूडर यानी एक ही साथ दो फसल को ले लेना, एक हो गया जानवरों को खिलाने वाला, एक इंसानों को खिलाने वाला। बात समझ आ रही है? फूड एंड फूडर, जिसमें अनाज वाली भी क्रॉप उगाई जा रही है, और फूडर यानी जानवरों का पेट भरने वाली चीज। ठीक है? लिव स्टॉक मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको लास्ट प्रीवियस में बताया था कि जो लिव स्टॉक होते हैं इनका मतलब होता है एनिमल, है ना। लिव स्टॉक का मतलब होता है एनिमल, है ना। बात समझ रही है? अब जो कमर्शियल फार्मिंग, जो मिक्स फार्मिंग होती है, इसको देख लेते हैं बेटा। जो मिक्स फार्मिंग होती है, इसमें क्या होता है, फूड एंड फूडर साथ साथ उगाए जाते हैं, है ना। फूड एंड फूडर, अभी क्या है, फूड जो है ह्यूमन के लिए होता है ना, और जो फूडर होता है ये होता है एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के लिए। बात समझ आ रही है? इसका फूड एंड फूडर क्रॉप्स उगाई जाती हैं। इसका ज़्यादातर उपयोग मतलब उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग होता है यूरोप में, ईस्टर्न एशिया, अर्जेंटीना, साउथ ऑस्ट्रेलिया, है ना। इसका उपयोग देखिए कहाँ कहाँ होता है, अर्जेंटीना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद न्यूजीलैंड, है ना, और भी कंट्रीज हैं, और साउथ अफ्रीका। ये कुछ पॉइंट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं प्लांटेशन की, है ना। जल्दी देख लेते हैं प्लांटेशन फार्मिंग की बात कर लेते हैं। आज हम कोशिश करते हैं बेटा ये टॉपिक फिनिश हो जाए, इससे नेक्स्ट पीरियड पे हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकें, और वो बता का प्लांटेशन। प्लांटेशन फार्मिंग, है ना। प्लांटेशन ये थर्ड है बेटा, ये थर्ड है आपको, ठीक है। जो प्लांटेशन होता है बेटा, ये भी क्या है, कॉमर्शियल फार्मिंग है। ये भी क्या है, कॉमर्शियल फार्मिंग है ना। ये भी खेती की जाती है।
इसमें ज़्यादातर क्या उगाया जाता है, जैसे टी, रबर, है ना, कॉफ़ी, कॉफ़ी के बागान होते हैं, टी की बागान होते हैं, रबर के बागान होते हैं, कोकोनट, है ना, इनको पौधा लगाया जाता है, इनका प्लांट लगाया जाता है। तो जैसे टी, कॉफ़ी, शुगर केन, काजू, रबर, बनाना, कॉटन, ये सब जो होते हैं बेटा, ये प्लांटेशन में प्लांट लगाए जाते हैं। लार्ज अमाउंट में देखा जाए तो लेबर और कैपिटल आर रिक्वायर्ड। इसके लिए क्या होता है बेटा, इसके लिए क्या होता है, लार्ज इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड large amount of labor and capital required। अब आप सोच रहे हो कैपिटल का मतलब क्या है बेटा, कैपिटल तो ऐसे होता क्या है, राजधानी, लेकिन यहाँ कैपिटल का मतलब हो गया मुद्रा, ठीक है, रुपया, मनी भी कह सकते हैं आप, बात समझ आ रही है। अगर यहाँ पे आप मनी कैपिटल नहीं लिखना चाहते हैं तो आप मनी भी लिख सकते हैं, मनी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हो गए, जैसे प्लांटेशन के लिए क्या हो गया कि ये भी कमर्शियल फार्मिंग जैसे टी, रबर, कॉफी, शुगर केन, है ना, और जूट, कॉटन, ये सब उगाया जाता है, कोकोनट। इसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, एक तो सबसे ज़्यादा लेबर यानी मजदूर, और सबसे ज़्यादा पैसा, यानी पैसा भी इसमें लगना चाहिए, क्योंकि भाई देखिए प्लांट को लगाने में जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी जल्दी प्लांट लगेगा। अब प्लांट लगाने के बाद क्या होता है, उसकी केयर करनी है, केयर नहीं करेंगे तो प्लांट सूख सकता है, डेड हो जाएगा, सूख जाएगा, है ना, या वर्षा ज़्यादा हुई तो गल भी सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा इजी है ये, बात समझ आ रही है, लेकिन है कमर्शियल फार्मिंग का ही एक पार्ट। और उसके बाद क्या है बेटा, द प्रोड्यूस में भी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाई फैक्ट्री। इसको या तो आप किसी फार्म हाउस में भी लगा सकते हैं, या तो आप इसको किसी फैक्ट्री के पास भी लगा सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस इसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। इसके इस फार्मिंग के लिए, प्लांटेशन फार्मिंग के लिए जो है आपका जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है बहुत ही अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए काफ़ी कॉस्टली ऑलरेडी पहले से ही है, लेबर ज़्यादा लग रहा है, कैपिटल ज़्यादा लग रहा है, अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं होगा या नियर बाई नहीं होगा फैक्ट्री के तो बहुत ही ज़्यादा आपकी कॉस्ट और बढ़ जाएगी। दूसरी बात क्या है, क्योंकि ये सब रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे टी लीव्स की निकल के आ रही, चाय की पत्ती टी लीव्स हो गई, इसको तुरंत आपको फैक्ट्री में पहुंचाना है, अदरवाइज इसको ज़्यादा लंबा ले जाएंगे तो सूख सकती है। कॉफ़ी के साथ भी सेम प्रोसेस, कोकोनट जो है इसके साथ भी सेम प्रोसेस, क्योंकि कोकोनट जो है देखा जाए तो रॉ मटेरियल जो कच्चा नारियल होता है भी बिकता है और पका हुआ नारियल भी बेचा जाता है। तो इस प्रकार शुगर केन, अगर आप जो शुगर केन होता है इसको खेतों में उगाते हैं, उसके बाद उसको शुगर मिल भेजा जाता है, चीनी जहाँ बनती है। अब अगर चीनी मिल ज़्यादा होगी, ज़्यादा दूर होगी आपके यहाँ से, आपके घर के पास से, आपके जहाँ आपने पौधा उगाया है, तो वहाँ से ज़्यादा दूर होगा तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो लागत होगी वो बढ़ जाएगी, और आसानी से आप वहाँ तक अपनी जो प्रोडक्ट होगा आपका प्रोडक्ट वो सेल करने में आपको काफ़ी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। कॉटन के साथ सेम कंडीशन, अगर कॉटन जहाँ पे सूती मिल नहीं होगी, अगर वहाँ से दूर बनाएंगे, अब आप पता चले कि जैसे अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, उत्तर भारत का देखा जाए पूरे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद को पूरे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब अगर ये सोचिए कि मैनचेस्टर यानी सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, सब रॉ मटेरियल सूती कपड़े के लिए बहुत ही अच्छे हब माने जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हम सूरत यहाँ से काफ़ी दूर है और अगर आप यूपी में कॉटन उगाते हैं और आप टाइमली अगर नहीं पहुँचा पाएंगे तो क्या आपका रॉ मटेरियल पहुँच पाएगा वहाँ पर? आपने बलिया में यानी सोचिए बिहार बॉर्डर पे आपने पौधा उगाया और आपको सूरत भेजना है गुजरात, तो आपको सोचिए यूपी से होते हुए आप जाएंगे, यूपी जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, है ना, राजस्थान होता हुआ कहीं जाके गुजरात पहुंचेंगे, तो काफ़ी लंबा डिस्टेंस आपको तय करना पड़ेगा, है ना। अब इतना लंबा डिस्टेंस तय करने में आपकी जो ट्रांसपोर्ट लागत होगी वो बढ़ जाएगी, रॉ मटेरियल तो कॉस्टली दिखेगा ही नहीं,
क्यों? जबकि लागत बढ़ जाएगी तो अच्छा रेट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पास के कस्टमर होंगे, जो पास के फार्मर होंगे, उनका जो लागत होगी, लागत कम होगी तो उनके रॉ मटेरियल भी चीप रेट पे बिकेंगे। आपकी लागत ज़्यादा बढ़ेगी तो आप चीप रेट पे बेच नहीं पाएंगे, सेल नहीं कर पाएंगे, तो आपका ही नुकसान होगा इसमें। तो इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ पर रॉ मटेरियल हो या फिर ऐसा फैक्ट्री या ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए या नियर बाई होना चाहिए, जिससे आपका रॉ मटेरियल आसानी से उस स्थान तक पहुंचाया जा सके जहां से प्रोडक्ट बनाया जाता है। बात समझ आ रही है? तो मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, रबर इन मलेशिया, कॉफी इन ब्राजील, टी इन इंडिया, श्रीलंका और सम एग्जांपल, है ना। तो प्लांटेशन मैंने आपको बताया कि मेजर प्लांटेशन जैसे रबर हो गया, चीनी हो गई, है ना, और उसके बाद कोकोनट का हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, इन सब का बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, प्लांटेशन किया जाता है। रबर के लिए मलेशिया हो गया, कॉफ़ी के लिए जो आपका ब्राज़ील हो गया, है ना, ब्राज़ील को कॉफ़ी के लिए कम माना जाता है। उसके बाद इंडिया और श्रीलंका में चाय के लिए माना जाता है। अब इंडिया में बात किया जाए तो असम सबसे टॉप पर आता है, समझ रही। तो इस प्रकार का पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो इसमें चाइना नंबर 1 पर है, कॉफ़ी में नंबर 1 पर आपका क्या नाम है, ब्राज़ील आ जाता है। चीनी में यानी शुगर में जो शुगर केन होता है ऊपर नीचे होता है, कभी ब्राज़ील कभी इंडिया, कभी ब्राज़ील कभी इंडिया, कभी इंडिया कभी ब्राज़ील। अब इस समय इंडिया नंबर 1 पे चल रहा है। तो ये तो घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। ये प्रोडक्शन कभी घटता है कभी बढ़ता है। अच्छा, ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है हेक्टेयर पे, ये डिपेंड करता है एकड़ पे, एरिया पे डिपेंड करता है कि आपने कितने एरिया में आपने अपने प्लांट्स को उगाया है। दूसरा डिपेंड करता है आपके इन्वायरमेंट पे, बरसात अच्छी हो रही तो फसल भी अच्छी होगी, फसल अच्छी होने वाली है, पकने वाली है, इतनी अच्छी बरसात हो गई, पता चला आपकी फसल ही खराब हो गई। तो ये भी डिपेंड करता है कि वेदरिंग कंडीशन भी कहीं ना कहीं आपके फसल के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो उनका प्रोड्यूसिंग जो अमाउंट होता है उस पर डिपेंड करता है। अब देखिए मेजर क्रॉप मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है इसको, है ना। मेजर क्रॉप को मैंने आपको पढ़ा रखा है, बस में थोड़ा सा मैं एक रफली तरीके से समझ लिया जाए कि मैं रिवाइज करा देता हूँ। जैसे वीट की बात कर लेता हूँ, वीट की, है ना, वीट, राइस, शुगर केन, है ना। इसको जो उगाया जाता है ये होता है कि जो वीट होता है ये रबी की फसल है ना, रबी क्रॉप है। इसमें क्या चाहिए? लो टेम्परेचर बोते समय, है ना, और हाई टेम्परेचर मतलब हार्वेस्टिंग के समय, है ना, ये सोडिंग के समय, ये हार्वेस्टिंग के समय। तो समझ आ रही है? उसके बाद बोया कब जाता है बेटा? बोने का टाइम क्या है? इसको बुआई का समय होता है नवंबर अक्टूबर ले लेते हैं, है ना, मिड अक्टूबर। भाई किसी का खेत जल्दी खाली हो जाता है जल्दी बो देता है, लेकिन नवंबर से हम देखते हैं, नवंबर टू दिसंबर, है ना। ये हो गया कटाई के समय, है ना, मतलब कटिंग देखा जाए तो ये होता है अप्रैल टू मई पर। बात समझ आ रही है? ये हो गया कुछ। पानी ज़्यादा नहीं चाहिए इसको, है ना, पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन बोते समय टेम्परेचर लो होना चाहिए। फसल कटाई समय टेम्परेचर हाई होना चाहिए। नवंबर दिसंबर में बोया जाता है। कटिंग, फसल की कटिंग होती है अप्रैल से मई के आसपास। अब देखिए 1-2 मंथ किसी का फसल जल्दी बोया जाएगा तो जल्दी कटेगा, कम से कम इसको 120 दिन लगते हैं बेटा, 120 डेज लगते हैं इसको कंप्लीट होने में, 4 महीने लगेंगे आपको, ठीक है, कम से कम 4 महीने। अब बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बीज ले आएंगे आप, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड बीज ले आएंगे जो हो सकता है 110 डेज में, 100 डेज में उग जाए, है ना। ये अलग बात होगी, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, तो उसका फायदा मिलता है। अब देखा जाए
तो जैसे ये यूएसए में उगाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, है ना, यूक्रेन, यूक्रेन में उगाया जाएगा। बात समझ आई? तो मेजर क्रॉप पर हम जल्दी से देख लेते हैं बेटा कि जो वीट होता है इसके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम, बात समझ आ रही है, मॉडरेट टेम्परेचर, और रेनफॉल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो सीड जो होते हैं वो सड़ जाएंगे। लेकिन जब फसल कट रही हो तो सनशाइन होनी चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, है ना। सबसे ज़्यादा इसको उगाया जाता है जैसे अर्जेंटीना, यूएसए, कनाडा, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, इंडिया में भी, है ना, उगाया जाता है। हम बात कर लेते हैं राइस की। अब देखा जाए राइस जो है वीट के बाद, अगर राइस की बात की जाए तो मेजर क्रॉप मानी जाती है ना। स्टेबल डाइट होती है ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में, यानी जहाँ पे बरसात अच्छी होती है, मानसूनी फसल है ये। कब बोई जाती है, कब लगाया जाता है, ये लगाया जाता है अप्रैल, मई, जून। जो राइस होती है बेटा ये जून या जुलाई के आसपास लगाया जाता है, और उसकी जो फसल कटिंग होती है वो सितंबर अक्टूबर तक हो जाती है। किसी किसी की फसल नवंबर तक जाती है। मैंने आपको भी बताया कि मोस्टली ये जब विंटर शुरू होने वाली होती है तब फसल कट जाती है, और जब रेन शुरू होने वाली होती है तो फसल बोई जाती है। समझ आ रही है? जो राइस होता है इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, और जब फसल कटाई हो तो लो टेम्परेचर चाहिए। बरसात अच्छी होनी चाहिए, स्कैंटी बरसात ना हो। एलुवियल सॉइल अगर मिलती है बहुत अच्छी है, क्ले सॉइल मिल जाएगी, है ना। इस प्रकार सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है कहाँ पर, चाइना में, फिर इंडिया में आ जाता है ना। नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे इंडिया। और इसके अलावा जैसे जापान हो गया, श्रीलंका हो गया, इजिप्ट हो गया, बांग्लादेश हो गया, है ना, इन सब अदर कंट्रीज में, यानी जो सब ट्रॉपिकल रीजन वाले देश हैं यहाँ पर उगाया जाता है। मिलेट्स की बात कर लेते हैं जल्दी से, यानी बाजरे की बात कर लेते हैं। तो बाजरे का उपयोग ज़्यादातर बेटा जो है फूडर क्रॉप के रूप में किया जाता है, जानवरों को खिलाने के लिए, है ना। और इसका उपयोग, इसको मोटा अनाज कहा जाता है ना, ज्वार बाजरा, है ना, इसको हम जो मिलेट्स होते हैं बेटा इसको हम जो है ज्वार बाजरा भी कहा जाता है। और इसके लिए क्योंकि ज़्यादातर राजस्थान, भारत की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में उगाया जाता है, इसलिए इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, है ना। देखा जाए तो हार्डी क्रॉप होता है, बारिश कम होगी तो भी चलेगा, लेकिन टेम्परेचर हाई चाहिए, है ना। मॉडरेट टेम्परेचर से काम नहीं चलेगा। और जैसे ज्वार बाजरा रागी ये सब क्या है, इंडिया में उगाए जाते हैं। अदर कंट्री जैसे नाइजीरिया, चाइना, नाइजर, ये सब कंट्रीज हैं, है ना। मेज की बात कर लेते हैं जल्दी से बेटा। मेज रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल, है ना। मेज के लिए भी टेम्परेचर मॉडरेट चाहिए, न ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंडी, बदलता होना चाहिए, मौसम बदलता रहे। नीड्स क्या है बेटा, पानी अच्छी होनी चाहिए, बरसात या कुल मिला के खेती की सिंचाई होनी चाहिए, वो बारिश के खेत से हो, यानी बारिश से सिंचाई हो खेतों की, या फिर आपके पास कोई सिस्टम हो सिंचाई का, इरिगेशन का सिस्टम, उससे आप सिंचाई करेंगे, है ना। और मेज ज़्यादातर उगाया जाता है ब्राज़ील में, इंडिया में, कनाडा, रसिया, मैक्सिको, है ना, अमेरिका, इन सब जगहों पर उगाया जाता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको पता है कि मेज को कॉर्न भी कहा जाता है, कॉर्न फ्लेक्स बनकर आता है, पॉपकॉर्न जिसको आप बनाते हैं, है ना, ये भी मक्के से ही बनाया जाता है। बात समझ आ रही है? और मोस्टली लोगों ने मूवी वगैरह देखी होगी तो उसको जब पिक्चर हॉल वगैरह जाते थे लोग तो देखते थे, जब आपने मूवी देखी हो तो बहुत सारे लोग बैठकर बड़ा सा कोई मतलब ग्लास टाइप में होता है ना, उसी में से वो खा रहे होते हैं। तो ये जो है पॉपकॉर्न, कॉर्न फ्लेक्स आता है। कॉटन की बात किया जाए, कॉटन के लिए भी हाई टेम्परेचर, बारिश कम हो, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया प्लांटेशन में अगर बरसात ज़्यादा होगी तो प्लांट सड़ जाएगा, गल जाएगा। तो कॉटन के लिए हाई टेम्परेचर, लाइट, हल्का बारिश हो, और कम से कम 210 फॉरेस्ट, है ना। और जो इसका जो प्लांट होता है 210 फॉरेस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर ग्रोथ, इसके लिए कम से कम 200 या 210 दिन होने चाहिए, है ना। इसके लिए फ्रॉस्ट फ्री, समझ आ रही है, यानी बढ़िया सा प्लांट जो क्या नाम है, मिट्टी जो है, जो टेम्परेचर है वहाँ पर नमी होने से कोई मतलब नहीं है ना, फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए। ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, है ना। कॉटन के लिए मतलब हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल 210 फॉरेस्ट फ्री डेज और ब्राइट सनशाइन, यानी
अच्छी क्या होनी चाहिए, सनशाइन होनी चाहिए, अच्छी धूप होनी चाहिए, जिससे प्लांट अच्छा ग्रोथ करे। और इसका जो ग्रोथ बेस्ड ऑन ब्लैक एंड एलुवियल, इसकी जो ग्रोथ होती है सबसे अच्छी ब्लैक सॉइल में या फिर एलुवियल सॉइल में होती है। चाइना, यूएसए, कनाडा, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, ये बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर कॉटन उगाया जाता है, ठीक है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। बात करते हैं जूट की। जूट को भी गोल्डन फाइबर कहा जाता है। देखिए व्हाइट फाइबर और गोल्डन फाइबर दो चीज़ें हैं। व्हाइट फाइबर कॉटन को कहा जाता है, गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। जूट का उपयोग ज़्यादातर बोरी वगैरह बनाने में किया जाता है, थैला बनाने में किया जाता है। ग्रोथ वेल है एलुवियल सॉइल रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके लिए भी टेम्परेचर हाई होना चाहिए, हैवी बारिश होनी चाहिए। और मतलब कुल मिलाकर कॉटन और जूट में काफ़ी डिफरेंस है। देखिए कॉटन में क्या होना चाहिए था, टेम्परेचर हाई होना चाहिए था, सनशाइन होनी चाहिए थी, बात समझ आ रही है, और बारिश कम हो। और क्या होना चाहिए था, कैसी जो मिट्टी जो होनी चाहिए सॉइल कैसी ब्लैक एलुवियल। लेकिन जूट के साथ ऐसा नहीं है, एलुवियल सॉइल होनी चाहिए। अगर नहीं हुई है तभी क्रॉप उगाया जाएगा, है ना। रिक्वायर हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, हैवी रेनफॉल, खूब ज़्यादा बरसात हो, और ह्यूमिड क्लाइमेट। और मौसम जो है यानी वो जो जलवायु वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड होनी चाहिए, यानी आर्द्रता होनी चाहिए, मौसम रूखापन ना हो उसमें। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया यानी जहाँ पर बरसात अच्छी होती है। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। अब देखिए मैं आपको बताऊँ कि जब भारत और बांग्लादेश यानी भारत और पाकिस्तान का जब डिवाइडेशन नहीं होता 1947 में, तो ज़्यादातर जो खेत थे वो थे बांग्लादेश में। आज का बांग्लादेश, तत्कालीन बंगाल, आज के बांग्लादेश में थे। और जो जितनी फैक्ट्रीज थी, जूट फैक्ट्री वो सारी थी कलकत्ता में। लेकिन जब डिवाइडेशन हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है भारत का 1947 में, तो जब वो ईस्ट बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान बन जाता है, तो सारे खेत जितने थे वो सारे खेत चले गए बांग्लादेश में, और सारी फैक्ट्री चली गई इंडिया में। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ खेत नहीं है, बहुत सारे ऐसे एरियाज आए बांग्लादेश के कि जहाँ पर आज भी जूट उगाया जाता है, लेकिन उतना अच्छा जूट नहीं उगाया जाता जितने अच्छे अच्छे फाइबर, जितने अच्छे जूट होते थे बांग्लादेश में। समस्याएं दोनों के लिए थी, उनके पास फैक्ट्री नहीं थे, हमारे पास खेत नहीं थे, तो दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू किया। भाई आप हमें रॉ मटेरियल दीजिए, हम आपको जो है सामान बना के देंगे, आपको हम मनी देंगे, आपको पैसा देंगे, आपका भी डेवलपमेंट होगा, हमारी भी नीड पूरी होगी। इस प्रकार व्यापार शुरू होगा। तो ये हो गया। कॉफ़ी की बात कर लेते हैं। तो कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट। कॉफ़ी के लिए भी मौसम कैसा होना चाहिए, बहुत ही गर्म होना चाहिए, और वेट क्लाइमेट यानी वेटी होनी चाहिए, है ना, दलदली टाइप में होना चाहिए। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, चिपचिपी मिट्टी होनी चाहिए। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ। देखिए हिल, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि जो कॉफ़ी मिट्टी ये सब क्या होता है, प्लांट लगाए जाते हैं। अगर बरसात इकट्ठा होगी, एक साथ होगी, तो प्लांट सड़ने और गलने का डर रहता है। बरसात खूब हो तो पानी एकत्र ना हो, ढलान पे रहता है, स्लोप रहता है, तो पानी नीचे बह जाता है। इसीलिए टी बागान ज़्यादातर या कॉफ़ी के बागान ज़्यादातर पहाड़ों पर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ ढालू होते हैं, ढलवा होता है, स्लोप होते हैं। बरसात खूब होती है, रोज़ बरसात होती है, लेकिन उस पानी का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पानी सारा बह जाता है, फ्लो कर जाता है, नीचे उतर जाता है ना। और जैसे ब्राज़ील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया, है ना। ब्राज़ील जो है नंबर 1 पर चल रहा है इस समय, ब्राज़ील क्या नाम है कॉफ़ी के लिए। टी की बात करते हैं। टी जब लीवरेज क्रॉप ग्रोन इन प्लांटेशन, देखिए मैंने आपको एक बार बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि पूरे विश्व में पानी के बाद सबसे ज़्यादा पेय पदार्थ यानी पिया जाने वाला, पीना मतलब समझते हैं ना, जो लिक्विड होता है, तो लिक्विड में जो पदार्थ है सबसे ज़्यादा वो कहाँ पिया जाता है, कौन सा पदार्थ पिया जाता है, वो चाय है। पहले सबसे ज़्यादा पानी हो चाहिए, पानी तो हर किसी को चाहिए, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, प्लांट्स हो, किसी को भी, सबको चाहिए। लेकिन पानी के बाद नंबर 2 पे अगर आता है तो वो है चाय। सबसे ज़्यादा चाय चाहिए लोगों को, ठीक है। टी प्रेमी, टी लवर बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, टी बहुत सारे लोग पीते हैं, चाय पीते हैं। तो दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेट डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल। मौसम कैसा होना चाहिए, मौसम ठंडा हो और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, हाई रेनफॉल होनी चाहिए, बरसात अच्छी हो, अगर इसके पौधों को अच्छा से आपको ग्रोथ चाहते हैं तो, ठीक है। और इट नीड्स वेल ड्रेन लोमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप। यहाँ भी जेंटल स्लोप होनी चाहिए, यानी यहाँ भी स्लोप होनी चाहिए। लेबर इन लार्ज नंबर आर रिक्वायर्ड। भाई मैंने आपको बताया जो प्लांटेशन होता है, अभी आपको मैंने बताया था कि प्लांटेशन वाले जो पदार्थ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इसमें पैसा और लेबर ज़्यादा चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि इनके जो
क्या नाम है रॉ मटेरियल है वो आसानी से, यानी रॉ मटेरियल के लिए इनके प्रोडक्ट को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर और फैक्ट्री भी होनी चाहिए पास से ही, ज़्यादा दूर होगी तो कॉस्ट बढ़ेगी। तो इस प्रकार कुछ चीज़ें हैं जो बहुत रिक्वायर्ड हैं, है ना। और अगर हम टी लीव्स की बात करें तो केनिया, इंडिया, श्रीलंका, चाइना ये सब नंबर 1 पे चलते हैं, लेकिन चाइना नंबर 1 पर चल रहा है बेटा इसमें। चाय के मामले में नंबर 1 पे चाइना है, कॉफ़ी में नंबर 1 पर ब्राज़ील है, राइस के मामले में चाइना नंबर 1 पे चल रहा है, मेज के मामले में, मक्का के मामले में नंबर 1 पर आपका, मक्का के मामले में नंबर 1 पर आपका जो है रसिया, नंबर 1 पर मक्का के मामले में नंबर 1 पर आपका यूएसए है। यूक्रेन एक समय था कि जब गेहूँ सबसे ज़्यादा यूक्रेन में उगाया जाता था। यूक्रेन सोवियत संघ का एक देश था, है ना। अब वो थोड़ा सा अलग हो गया, डिफरेंट एक कंट्री बन गया, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। लेकिन इस समय गेहूँ की बात अगर मैं करूँ, इंडिया में एक बात करूँ तो यूपी में, हेक्टेयर की बात करूँ पंजाब में, बट अगर ओवरऑल की बात किया जाए गेहूँ तो यूपी में उगाया जाता है भारत में, तो पूरे विश्व में कहाँ उगाया जाता है, ये भी कहीं ना कहीं आपके रसिया में, कहीं ना कहीं चाइना में उगाया जाता है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हो गए हैं। रबर मलेशिया में उगाया जाता है, बात समझ आ रही है। कोकोनट भी आपके, अगर यूपी की बात किया जाए तो केरला में उगाया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आज हमने आपको क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स, कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन एंड जो है मिक्स फार्मिंग, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। तो आप लोग टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लिखिए, नोट्स को बनाइए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आपका एक एक लाइक, आपका एक एक वॉच वीडियो हमारे लिए इंस्पिरेशन का वर्क काम करता है। तो इसलिए आप लोग हम वीडियो को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ को बढ़ाएँ और हमें इंस्पायर करते रहें, हमारे लिए इंस्पिरेशन का काम करें, जिससे हम और अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। थैंक यू सो मच बेटा।